चैप्टर 9 को कंटिन्यू करने वाले हैं, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। सो इस चैप्टर में हम दो सेक्शंस कवर करने वाले हैं, सेक्शन 66 एंड सेक्शन 67। सो सबसे पहले सेक्शन 66 देख लेते हैं। सो दिस सेक्शन सेज ऑफेंसेस बाय कंपनीज। सो लास्ट सेक्शन अगर आपको याद है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाके देखिए। उसमें हमने कवर किया था कि ऑफेंसेस कमिटेड बाय डिफरेंट इंडिविजुअल्स, इट कैन बी डिफरेंट ऑफेंसेस। सो आज हम कवर करने वाले हैं ऑफेंसेस बाय कंपनीज, जो बड़े फूड हाउसेज हैं, बिग मैन्युफैक्चरर्स हैं, फूड मैन्युफैक्चरर्स। सो अगर वो ऑफेंस करते हैं सो उस केस में क्या पेनल्टी है, कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा, राइट। सो फर्स्ट पॉइंट अगर आप देखेंगे, वेयर एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट विच हैज़ बीन कमिटेड बाय कंपनी, every person who at the time of offense was committed was in charge of and was responsible to the company for the conduct of the business of the company, as well as the company shall be deemed to be guilty of the offense and shall be liable to be proceeded against the punished accordingly. So देखिए, इस सेक्शन में इजीली मैं आपको बताता हूँ क्या कहा गया है। अगर कोई कंपनी ऑफेंस करती है, फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे बहुत बड़ी बड़ी फूड कंपनीज रहती हैं, सो उसमें देर इज़ नॉट अ सिंगल पर्सन इन्वॉल्व जो कि मीन्स फूड के साथ कोई मिस ब्रांडिंग करेगा या फिर अडल्ट्रेशन करेगा, राइट। सो एक बड़ा अगर कॉन्ग्लोमरेट है, एक बड़ी कंपनी है, तो उसमें एवरी पर्सन, अगर आप देखोगे तो मैंने कीवर्ड्स हाईलाइट किए हैं, एवरी पर्सन हु एट द टाइम ऑफ ऑफेंस वाज कमिटेड इज इन चार्ज ऑफ, मीन्स जो भी पर्सन, फॉर एग्जांपल एक मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट है, वहाँ पे इवन फूड आइटम्स मैन्युफैक्चर होती हैं, फॉर एग्जांपल कर्ड या फिर बटर या फिर पनीर, राइट। सो मिल्क प्लांट है, लेकिन वहाँ पे जो सेक्शंस हैं, दो सेक्शंस आर डिफरेंट। फॉर एग्जांपल अगर कर्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन में कोई अडल्ट्रेशन हुई है, सो उस केस में द पर्सन हु इज इन चार्ज ऑफ दैट कर्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, ओनली ही शुड बी रिस्पॉन्सिबल, उसको जो कि है रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा। एंड द कंपनी फॉर द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी, मीन्स बिकॉज सिंस ही इज इन चार्ज ऑफ दैट यूनिट, सो उसकी निगरानी के अंडर ये अडल्ट्रेशन या फिर कोई भी फूड के साथ मिस ब्रांडिंग या कोई भी इशू हुआ है, सो दैट पर्सन हु वाज इन चार्ज ऑफ दैट यूनिट, उसको जो कि है रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा। सो फर्स्ट सेक्शन ये कहता है, further deemed to be guilty of the offense and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly. So उस पर्सन के खिलाफ जो भी गाइडलाइंस दी गई हैं, फॉर एग्जांपल हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि अगर अडल्ट्रेशन करते हैं तो उसके लिए डिफरेंट फाइन और अलग उसके लिए पनिशमेंट रहेगा, अगर कोई मिस ब्रांडिंग करता है उसके लिए अलग फाइन और अलग पनिशमेंट रहेगी। सो अकॉर्डिंगली जो भी वो उस फूड के साथ मिस ब्रांडिंग या फिर अडल्ट्रेशन की गई, अकॉर्डिंगली उस पर्सन को पनिश किया जाएगा। सो फर्दर अगर आप देखोगे प्रोवाइडेड, यस, सो ये जो प्रोवाइडेड वाली टर्म्स हैं, मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है कि दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में प्री में स्पेशली इसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो प्रोवाइडेड अगर आप देखोगे, फर्दर that nothing contained in this subsection shall render any such person liable to any punishment provided in this act if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence। लेकिन यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक बड़ी कंपनी है, बड़ी फूड कंपनी है, उस फूड कंपनी में इफ़ यू नो कि फॉर एग्जांपल एक मैनेजर रहेगा, एक डेप्यूटी मैनेजर रहेगा, एक असिस्टेंट मैनेजर रहेगा, राइट। सो देयर इज़ अ हायरार्की, प्रॉपर हायरार्की रहेगी। बट फॉर एग्जांपल कि ये जो क्राइम है, मीन्स ये जो अडल्ट्रेशन है, राइट, ये उस कर्ड प्लांट में जब हुआ तो मैनेजर वाज नॉट प्रेजेंट, लेकिन ये जो अडल्ट्रेशन की गई है वो डेप्यूटी मैनेजर या फिर असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे की गई है। सो उस केस में अगर मैनेजर जो उस प्लांट का है वो प्रूव कर देता है कि यस, कि मेरे को कोई आइडिया नहीं है ये ऑफेंस कब कमिट किया गया, ये मेरी नॉलेज के बाहर हुआ है, या फिर उस दिन मैं नहीं था ऑफिस में, और वट एवर बी द रीज़न, बट उसको ये प्रूव करना पड़ेगा। सो इन दैट केस
वो मैनेजर लायबल नहीं रहेगा उस पनिशमेंट के लिए। सो उसके जो जूनियर रहेंगे जो उस टाइम प्रेजेंट थे, फॉर एग्जांपल किसी लॉट में कोई इशू आया, जब फूड प्रोडक्शन होता है तो उसको लॉट नंबर दिया जाता है। सो उस प्रोडक्शन के टाइम जब उस लॉट की प्रोडक्शन हो रही थी, हु वाज द पर्सन हु वाज प्रेजेंट इन द प्लांट एंड ही वाज द रिस्पॉन्सिबल, फॉर एग्जांपल उस टाइम असिस्टेंट मैनेजर की ड्यूटी थी ऑफिस में, सो ही वुड बी द पर्सन हु वुड बी रिस्पॉन्सिबल, उसको पनिश किया जाएगा, ना कि डेप्यूटी मीन्स आई मीन टू से मैनेजर को या फिर डेप्यूटी मैनेजर को, राइट। आई होप इट्स क्लियर। ओके, सो सेकंड पॉइंट देख लेते हैं सेक्शन में, notwithstanding anything contained in subsection 1 where an offence under this act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of or is attributable to any neglect on part of any director, manager, secretary or other officer of the company such as director, manager, secretary shall be deemed to be guilty of the offence shall be liable to the punishment। So सेकंड क्लॉज कहता है, देखिए एक कंपनी है, कंपनी में डायरेक्टर रहेगा, मैनेजर रहेगा, सेक्रेटरी रहेगा, राइट। फिर उनके नीचे फर्दर डिपार्टमेंट्स डिवाइड किए जाते हैं एज इट सेड यू कि मैनेजर, डेप्यूटी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर। सो यहाँ पे सेकंड सबसेक्शन में कहा गया है ओनली दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। अगर आप कोई प्लांट रन हो रहा है, सिर्फ जो पर्सन उसका इंचार्ज है वो ही नहीं, लेकिन अगर डायरेक्टर को भी, उस कंपनी के डायरेक्टर को या फिर मैनेजर को या फिर सेक्रेटरी को, ये जो हाई लेवल पे पोस्ट पे इंडिविजुअल्स रहते हैं, अगर उनको उनकी नॉलेज के अंडर ये मिस ब्रांडिंग या फिर अडल्ट्रेशन हुई है फूड की, इवन दे आर लायबल फॉर द पनिशमेंट। ये नहीं कि डायरेक्टर को भी पता था कि हाँ, फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स व्हाट हैपन्स इज अगर कोई अडल्ट्रेशन होती है, सो मीन्स द डायरेक्टर नोज, आई मीन टू से कि हायर लेवल पे ही ऐसा कोई डिसीजन लिया जाता है। सो सेकंड सब सेक्शन क्लियरली कहता है अगर किसी डायरेक्टर या फिर मैनेजर या फिर सेक्रेटरी को भी पता था कि मेरे प्लांट में अडल्ट्रेशन हो रही है और उसने ये जानते हुए भी उसको आगे अप्रूवल दिया, सो इन दैट केस ये जो हायर पोस्ट पे इंडिविजुअल्स रहते हैं, इवन दे वुड बी लायबल फॉर पनिशमेंट, और उनको एज पर द गाइडलाइंस, एज पर द जो गाइडलाइंस हैं इस एक्ट में, उनको पनिश किया जाएगा, राइट। सो ये तो था गाइज कंपनीज में। हमने सबसे पहले इंडिविजुअल्स का, लास्ट वीडियो में इंडिविजुअल्स को कैसे पनिश किया जाएगा, क्या लाइबिलिटीज रहेंगी उनकी, राइट। सो ये जब बड़ी कंपनीज आती हैं उनके बारे में हमने देखा कि हु वुड बी रिस्पॉन्सिबल। सो सेक्शन 67, अब नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं, पेनल्टी फॉर द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट इन केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ द आर्टिकल ऑफ फूड टू बी इन एडिशन टू द पेनल्टीज प्रोवाइडेड अंडर एनी अदर एक्ट। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इंपोर्ट ऑफ द आर्टिकल ऑफ फूड, यहाँ पे डेट इज द कीवर्ड, इंपॉर्टेंट कीवर्ड, कि अगर कोई भी इंडिविजुअल दूसरी कंट्री से, फॉर एग्जांपल हम चाइना से या फिर यूएस से कोई भी आर्टिकल ऑफ फूड इंपोर्ट करते हैं और उसमें कोई कॉन्ट्रावेंशन है, उसमें मिस ब्रांडिंग है या फिर अडल्ट्रेशन है, सो उसको कैसे मैनेज किया जाएगा उसके बारे में हम अब डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट अगर आप देखिए, any person who imports any article of food which is in contravention of the provision of this act, rules and regulation made thereunder shall, in addition to any penalty to which he may be liable under the provision of the Foreign Trade Act 1992, yes, so यहाँ पे FSSAI ने क्लियरली कहा है कि अगर, सिंस देखिए आप किसी भी फॉरेन कंट्री से आर्टिकल ऑफ फूड इंपोर्ट करते हैं, सो उस टाइम मल्टीपल पार्टीज इन्वॉल्व हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल कस्टम्स इन्वॉल्व रहेगा, देन फॉरेन से आ रहा है तो उस फॉरेन ट्रेड एक्ट जो कि उस आर्टिकल ऑफ फूड पे लागू हो जाएगा। सो इसलिए जो कि डिफरेंट बॉडीज हैं इन्वॉल्व हैं, उनके अकॉर्डिंग भी उस इंडिविजुअल को पनिशमेंट दी जाएगी अगर वो आर्टिकल ऑफ फूड मिस ब्रांडेड है या फिर अडल्ट्रेटेड है, राइट। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो क्लियरली कहा गया है, इन एडिशन टू एनी पेनल्टी विच हे बी लाइबल अंडर द प्रोविजन ऑफ द फॉरेन ट्रेड एक्ट। सेकंड हम देखेंगे, कस्टम्स एक्ट बी ऑल्सो लाइबल अंडर दिस एक्ट टू बी शैल प्रोसीडेड अकॉर्डिंगली। सो फॉरेन ट्रेड एक्ट और कस्टम्स एक्ट में जो भी पनिशमेंट उस इंडिविजुअल को मिलेगी, उसके अलावा FSSAI के एक्ट में भी जो पनिशमेंट्स हैं वो भी उसको दी जाएगी। मीन्स उसको ही इज लाइबल फॉर 3 पनिशमेंट्स, मीन्स उसको 3 टाइप के फाइन लग सकते हैं। एक तो कस्टम्स उसको फाइन लगाएगा, एक फॉरेन ट्रेड फाइन लगाएगा, फिर FSSAI भी फाइन लगाएगा, बिकॉज दिस आइटम इज रिलेटेड टू फूड, राइट। सो आई होप इट्स क्लियर। सो अगर कोई भी आर्टिकल ऑफ फूड इंपोर्ट किया जाता है
और उसमें कोई इशू है तो 3 एजेंसीज उसको फाइन करेंगी। यस, सो सेकंड सबसेक्शन देख लेते हैं। एनी सच आर्टिकल ऑफ फूड शैल बी डिस्ट्रॉयड और रिटर्न टू द इंपोर्टर if permitted by the competent authority under the Foreign Trade Act or Customs Act or any other act as the case may be। so यहाँ पे क्लियरली कहा गया है उस आर्टिकल की इंस्पेक्शन के बाद जब उसको पनिशमेंट दी जाएगी, उस पर फाइन लगाया जाएगा, सो दैट आर्टिकल शैल बी डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉयड तब किया जाता है जब उसमें कोई पैथोजेनिक ग्रोथ हो जाती है, माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाती है, एंड उसमें आप कोई भी चेंज करके उस आर्टिकल को इंप्रूव नहीं कर सकते, उस आर्टिकल ऑफ फूड को कोई इंप्रूवमेंट नहीं ला सकते। सिंस माइक्रोबियल ग्रोथ हो सकती है, हो गई है, तो माइक्रोबियल ग्रोथ को नहीं हटा सकते आप किसी भी आर्टिकल ऑफ फूड से। सो यहाँ पे क्लियरली कहा गया है अगर वो FSSAI या फिर फॉरेन ट्रेड एजेंसीज या फिर कस्टम्स उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है या फिर रिटर्न कर सकता है। अगर फॉर एग्जांपल किसी ने ग्रेन्स, आई मीन टू से वीट इंपोर्ट किया है, वीट में कुछ अडल्ट्रेशन है, फॉर एग्जांपल से स्टोन्स हैं, पेबल्स हैं, सो दिस फिजिकल जो इश्यूज हैं उनको रिमूव किया जा सकता है। लेकिन अगर एज ए सेट की माइक्रोबियल ग्रोथ, फॉर एग्जांपल डेयरी प्रोडक्ट है, दूध इंपोर्ट किया गया है या फिर कर्ड या फिर योगर्ट, अगर उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ आ गई है सो उसको रिमूव नहीं किया जा सकता, सो उस केस में उसको डिस्ट्रॉय ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर फिजिकल आर्टिकल ऑफ फूड है, फॉर एग्जांपल वीट्स हैं, राइस है या फिर कोई भी पल्सेस हैं, उनमें अगर स्टोन्स हैं या फिर अनवांटेड आर्टिकल्स हैं, उनको हैंड पिक करके रिमूव किया जा सकता है, फिजिकली रिमूव किया जा सकता है। सो उस केस में उस आर्टिकल ऑफ फूड को रिटर्न कर दिया जाएगा इफ परमिटेड बाय दी, एंड ये भी फॉरेन ट्रेड और कस्टम्स डिसीजन लेंगे कि ये उसको रिटर्न करना चाहिए या फिर उसको डिस्ट्रॉय